सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविधान की इस दुनिया में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को। राज्य व्यवस्था में दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं संविधान के कुछ टॉपिक्स पर, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान में दिए हुए नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य। उसमें हमारे संविधान में क्या प्रोविजन दे रखे हैं और हमारे एग्जाम्स में उससे रिलेटेड किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, इस पर आज हमें अपनी क्लास में चर्चा करनी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों से। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड पे, सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। इसका मतलब हमें नीति निदेशक तत्वों का क्या एसेंस है, क्या सार है, क्या प्रावधान है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ाई करनी है। इसके अलावा अगला प्रश्न जो नीति निदेशक सिद्धांतों से ही संबंधित है, उसमें शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वो भी एक आर्टिकल से संबंधित है, जिसका संबंध नीति निदेशक तत्वों से है। इसके अलावा वह कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, इसका मतलब मूल रूप से संविधान में कौन कौन से नीति निदेशक तत्व थे और किनको शामिल किया गया बाद में अमेंडमेंट के द्वारा, इन सब की डिटेलिंग हम लोगों को पढ़नी है। इससे आगे किसका उल्लेख नहीं है नीति निदेशक तत्वों में, ये भी हमारी एक डिटेलिंग है। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न, कि हमारे नीति निदेशक तत्व किस देश से ग्रहण किए हैं, हमारे संविधान में किस स्थान पर है। और इस तरह के प्रश्न आपके देखिए बहुत सारे ग्रेड सेकंड 2017 में, पटवार में बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें इस तरह के फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हमारे आते रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, ये वाला प्रश्न भी उद्देश्य से रिलेटेड है। आखिर ये जो नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान में दिए गए हैं, इनका उद्देश्य क्या है। इसका मतलब हमें इन नीति निदेशक तत्वों के ना सिर्फ ये आर्टिकल्स याद रखने हैं, बल्कि उनकी अवधारणा क्या है, वो किस सिद्धांत, किस लक्ष्य उद्देश्य को देश में स्थापित करने वाले हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो दोस्तों हम अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं, वो है हमारे संविधान में दिए हुए नीति निदेशक तत्व। अब इस स्लाइड में हम सबसे पहले उन फैक्ट्स की शुरुआत करते हैं जिसको हमें जानना जरूरी है। हमारे ना सिर्फ इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, बल्कि ये हमारा आधार है जिसके जरिए हम याद रख सकते हैं हमारे नीति निदेशक तत्वों को। सबसे पहला ये जो जिक्र है हमारे संविधान में, ये भाग 4 में है, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निदेशक तत्व दिए हुए हैं। संविधान में कुल हमारे 22 भाग हैं और जिसमें से चौथा भाग इस नीति निदेशक तत्वों के बारे में कहता है। दूसरी बात, इनका जो नेचर है, प्रकृति, वो सकारात्मक है, पॉजिटिव। ये शब्द लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों? इससे पहले जब हमने मौलिक अधिकार पढ़ा तो मौलिक अधिकार के लिए हमने नेचर दिया था नकारात्मक। इसका मतलब वो राज्य को रोक रहे हैं, वो हमारे अधिकार हैं, वो एक दावे हैं जो नागरिक राज्य के विरुद्ध कर सकता है। लेकिन इनका जो नेचर है वो सकारात्मक है। इसका मतलब है ये राज्यों को कुछ निर्देश दे रहे हैं, राज्यों को कुछ ऐसे आवश्यक लक्ष्य स्थापित करने में मदद कर रहे हैं जिसे उस राज्य को, देश को प्राप्त करना चाहिए। यानी कि वो राज्य को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो पॉजिटिव दिशा होती है लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में कोई भी देश स्थापित हो। इसलिए इनको सकारात्मक बोला गया है। और इसी का आधार पर यह उद्देश्य भी निर्धारित हुआ कि इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नाम से भी समझिए, देखिए, नीति निदेशक तत्व, वह नीति, वह निर्देश जो राज्य को दिए गए हैं। संविधान ने ये निर्देश दिए हैं कि आपको इस प्रकार की नीति बनानी है कि हमारा देश एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित हो। और दूसरी बात, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को ये स्थापित करते हैं। लोकतंत्र में जनरली हम हमेशा दोस्तों यही पढ़ते हैं कि राजनीति में सहभागिता है, निर्णयों में सहभागिता है, परंतु वास्तव में लोकतंत्र उससे कहीं अधिक व्यापक और गहरा है। जब हम बात करते हैं कि समाज भी हमारा लोकतांत्रिक होना चाहिए और आर्थिक रूप से भी हमें लोकतंत्र प्राप्त होना चाहिए, इसका मतलब सभी को समान अवसर मिलने चाहिए और सभी को समानता और न्याय की प्राप्त होनी चाहिए। तभी हमारा देश अर्थव्यवस्था के रूप में कहें, चाहे सामाजिक व्यवस्था के रूप में, एक लोकतंत्र के रूप में स्थापित हो सकता है। तो इस उद्देश्य के आधार पर हमारे संविधान में
संविधान निर्माताओं ने यह मत व्यक्त किया कि हमारा देश लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित हो सकता है इन नीति निदेशक तत्वों के जरिए। अगली जो बात है, ये प्रेरणा हमें आयरलैंड से मिली। ये इससे रिलेटेड प्रश्न भी आया हुआ है, किस देश से हमने ये नीति निदेशक तत्व ग्रहण किए हैं, और वो देश है आयरलैंड। और अगला बात है वो है स्वरूप। राज्य के लिए ये एक कर्तव्य है कि राज्य को ऐसा किया जाना चाहिए। ये उसे एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करा रहे हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसकी एक प्रमुख बात क्या है जो इसको मौलिक अधिकारों से अलग करती है, और वो विशेषता है कि ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब यदि ये टूटते हैं, इसका मतलब राज्य अगर इस कर्तव्य का पालन नहीं करता है किसी रूप में, तो हम इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते। न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं है, लागू नहीं हो सकते, जैसे मौलिक अधिकार हो सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यह मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में एक मुख्य अंतर है। ये हमारा प्रश्न भी बन सकता है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, न्यायालय द्वारा लागू होते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व ऐसा नहीं है, न्यायालय इनको लागू करवाने में मदद नहीं करता है। आगे देखिए, सबसे पहले अब हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 36 की। चूंकि हमने नीति निदेशक तत्वों को पढ़ा, ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ परिभाषा ली है, राज्य की परिभाषा हमारे संविधान में। देखो दोस्तों, बार बार हम जिक्र करते हैं जैसे राज्य के लिए एक कर्तव्य है, राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। अब किस राज्य की हम बात कर रहे हैं, आखिर उस राज्य को हमें समझना जरूरी है। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है, सबसे पहले शुरुआत उस राज्य की परिभाषा से की गई है कि उस राज्य की परिभाषा में क्या क्या शामिल है। और इसमें शामिल है हमारे केंद्र सरकार, संघ सरकार भी जिसे हम कहते हैं, और संसद पार्लियामेंट, हमारे कानून निर्माण की संस्था, सेम राज्य सरकार और राज्य का विधानमंडल, राज्य की कानून निर्माण की संस्था, और हमारी स्थानीय सरकार या स्थानीय निकाय इसमें सम्मिलित हुए हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार में भी जब हम आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो परिभाषा 12 में है वो राज्य की परिभाषा है। वो और ये एक ही परिभाषा है, एक ही जिक्र है राज्य को, दोनों में, चाहे वो मौलिक अधिकार हो चाहे नीति निदेशक तत्व हो, दोनों में राज्य को ही परिभाषित किया गया है इसी रूप में। और एक विशेष बात इसके लिए ये है, गुड़गांव ग्रामीण बैंक बनाम सर्वोच्च न्यायालय वाद जो कि 1986 का विवाद था, उस वाद में न्यायालय ने जो घोषित किया, चूंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है, तो न्यायालय ने ये घोषित किया, विस्तार किया राज्य की ये परिभाषा जो संविधान के अनुसार है, इसको और विस्तृत किया और कहा कि किसी भी संस्थान में उपयुक्त तीनों प्रकार की सरकार में से एक की भी 1% या उससे अधिक भागीदारी है तो उसे भी राज्य माना जाएगा। इसका मतलब हर वो इकाई, हर वो संस्था, हर वो निकाय जिसमें कहीं ना कहीं सरकार जुड़ी हुई है 1% के रूप में उससे कम, तो वह सरकार का हिस्सा माना जाएगा और उसे राज्य की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसा निर्धारित किया गया न्यायपालिका द्वारा। इसका मतलब जब हम कह रहे हैं कि ये राज्य द्वारा प्रतिपादित है, इसका मतलब हर उस संस्था से इसका मतलब है जहां सरकार रूप में जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम अगली बात करते हैं, वो करते हैं अनुच्छेद 37 की। 36 से 51 है, तो 36 में राज्य की परिभाषा है और 37 में कहा गया है कि देश के शासन में मूलभूत तत्व होने पर इनको लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। चूंकि ये कर्तव्य है, और एक विशेषता हमने ये भी पढ़ी कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या लागू नहीं हो सकते हैं, वाद नहीं दायर कर सकते। लेकिन यदि कोई ऐसी कोई प्रोविजन है जो हमारे देश के मूलभूत तत्व या बेसिक स्ट्रक्चर से या फंडामेंटल से जुड़ी हुई है, तो उन्हें शामिल करना जिम्मेदारी होगी, उसे तो राज्य शामिल करेगा ही करेगा। यदि कोई प्रश्न चिन्ह समानता का है तो समानता के वो सारे नीति निदेशक तत्वों को लागू करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। इस बात का जिक्र अनुच्छेद 37 में किया गया है। और अगला जो अनुच्छेद है 38, वो कहता है कि लोक कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना इसका उद्देश्य है और ऐसा वो करेगा। यहाँ लोक कल्याणकारी के रूप में सामाजिक व्यवस्था को मुख्य रूप से स्थापित किया गया है, क्योंकि जब हम लोकतंत्र की भी बात करते हैं तो हमने शुरुआत सामाजिक व्यवस्था से की। इसका मतलब हमारे समाज में सभी को समानता, सभी को अवसर, सभी को न्याय मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर नीति निदेशक तत्वों में ये शब्दों को जोड़ा गया है कि वो पुख्ता करेगा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था मजबूत बने और वो कल्याणकारी दिशा में प्रगतिशील हो। अब हम उन अनुच्छेदों पर बात करेंगे जिसको लेकर नीति निदेशक तत्व गढ़े गए हैं। हमने राज्य की परिभाषा को पढ़ा 37-38 में।
किसके द्वारा किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इसको हमने जाना इन अनुच्छेदों के जरिए। अब वो कैसे किया जाएगा इसको हम विभिन्न अनुच्छेदों में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं हमारे कुछ प्रश्न जो इस स्लाइड तक अब तक जो हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड हैं, और वो है, देखिए जो हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान है। ये प्रश्न आया हुआ है जो अब हमें बहुत सरल लग रहा है क्योंकि हम इसे पढ़ चुके हैं, और ये है हमारा संविधान का भाग 4। अगला जो प्रश्न है, संविधान के भाग 4 में राज्य नीति निदेशक तत्व उल्लेखित हैं, कौन कौन से अनुच्छेदों में इनका जिक्र है, और वो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, जिसको हमने अभी पहली स्लाइड में पढ़ा था। अगली जो बात है वो है, नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान की देन है, और वो कौन सा देश है दोस्तों, हमने जिक्र किया था आयरलैंड। ये सही आंसर है इसका। अगला जो प्रश्न है वो है, नीति निदेशक सिद्धांत जो हैं वो वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, राज्य को प्राप्त अधिकार है या इनमें से कोई नहीं है, और इसका हमने 2 बार जिक्र किया है, और वो है वाद योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं करवाया जा सकता। अगला प्रश्न है, राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। हाँ जी, किस उद्देश्य की बात कर रहा है ये, राजनीतिक प्रजातंत्र, सामाजिक प्रजातंत्र, गांधीवादी प्रजातंत्र या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, और सही जवाब है हमारा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र या प्रजातंत्र को स्थापित करना। अब आते हैं हम अनुच्छेद 39 पर। दोस्तों हमने देखा किस तरह से कि आर्टिकल 36, 37 और 38 में हमारे नीति निदेशक तत्वों का एक मूल ढांचा दे रखा है कि कौन क्या करेगा, अब कैसे करेगा की बात हमारी अगली स्लाइड से शुरू होती है। सबसे पहले हम आर्टिकल 39 को देखते हैं, जिसमें देखिए आप कर्मकारों के रूप में देख रहे होंगे महिला और पुरुष दोनों को। तो सबसे पहले हम उन दोनों आर्टिकल्स पर बात करेंगे जो कि अनुच्छेद 39 का पहला और एक और क्लॉज है घ, का और घ में ये वर्णन है कि स्त्री और पुरुषों के लिए जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हों, दोनों को बराबर रूप से अवसर प्राप्त हो उनकी जीविका, ताकि वो रोजगार कमा सके। और यही है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये स्त्री और पुरुषों के लिए बात की गई है। दोनों आर्टिकल इसी से रिलेटेड हैं कि समान काम के लिए समान वेतन उनको प्राप्त हो। देखो दोस्तों यही हमने बात करी थी, इसका उद्देश्य सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना है और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। तो इसके जरिए यहाँ कोशिश की जा रही है कि समाज में समानता स्थापित की जाए। आगे हम देखें, भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में वितरण हो। अब ये बात सभी के लिए शामिल हो रही है, जिसमें समाज के सारे वर्ग शामिल हैं कि जितने भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका सामूहिक हित में वितरण होना चाहिए। किसी के व्यक्तिगत हित के लिए अधिक रिसोर्सेज संसाधन हो, किसी के लिए कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्य की कोशिश होनी चाहिए कि वो धन के केंद्रीकरण पर रोक लगा सके। केंद्रीकरण का मतलब होता है एक वर्ग में, एक वर्ग या एक हित लोगों के बीच में मैक्सिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम धन होना, उस पर रोक लगाने की कोशिश यह करेगा। इसके अलावा श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और बालकों की सुकुमार अवस्था का आर्थिक रूप से दुरुपयोग ना हो। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है तो ऐसा ना हो कि हम उनके स्वास्थ्य को दरकिनार कर दें या बच्चों की सुकुमार अवस्था को दरकिनार कर दें, उनको उपेक्षित कर दें। वो यदि बहुत अधिक मजबूरी भी है तो राज्य की कोशिश यह नहीं होनी चाहिए कि वो उसके इस अवस्था को अनदेखा करे और उनसे अधिक से अधिक काम करवाए, ऐसा नहीं है। बालकों को स्वतंत्र वातावरण में विकास के अवसर देना, इस वाले च को, ये जो आर्टिकल 39 च है, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। दोस्तों ये एक और अनुच्छेद था, जैसा कि हमने जिक्र किया था पहले भी कि संविधान संशोधन के द्वारा बार बार इसमें परिवर्तन और ये जोड़ा जाता रहा है। ये देखिए, ये 42वां संविधान संशोधन था 1976 का, जिसमें कहा गया कि जो छोटे बच्चे हैं उनको स्वतंत्र वातावरण मिले जिससे वो विकास के अवसर प्राप्त कर सके। आगे देखते हैं हम। अब हम अगले आर्टिकल पर बात करते हैं, आर्टिकल 39A या 39 का। इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया बीच में, और इसमें कहा गया समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। अब दोस्तों इसको क्यों जोड़ा गया? ये उस वर्ग के लोगों के लिए था जो कि जिनके पास न्याय प्राप्त नहीं था या न्याय प्राप्ति का कोई अवसर नहीं था। वो किसी भी वर्ग से हो सकते थे या किसी वजह से उनको जानकारी नहीं थी, जागरूकता नहीं थी, गरीब थे या उन्हें कहीं पर भी कोई न्याय नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में उन लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस अथॉरिटी का निर्माण किया गया, इसका गठन किया गया। अब इसका उद्देश्य भी यही था, देखिए, समान
चूंकि न्याय का मतलब ये होता है समानता। अब ऐसे में उस वर्ग को ना मिले क्योंकि वो वंचित वर्ग है, क्योंकि उसे जानकारी नहीं है, तो ये तो गलत है। इसलिए ये समानता स्थापित करने के लिए इस अथॉरिटी का गठन किया गया और यहाँ पर इस प्रोविजन को, इस प्रावधान को यहाँ पर जोड़ा गया कि सभी को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। जो ले सकने में वंचित है उसको भी ये प्राप्त होगा। अगला जो आर्टिकल है, देखो दोस्तों, आप चित्र में भी देख रहे होंगे, ये ग्राम पंचायतों के गठन की बात है और अनुच्छेद 40 इसका प्रोविजन करता है कि देश में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। और इसी की अनुपालना में इसके बाद हमारे देश में 73वां संविधान संशोधन हुआ और पंचायती राज को हमने संवैधानिक मान्यता दे दी। अगला जो आर्टिकल है वो कहता है कि रोजगार या कुछ काम प्राप्त करना और शिक्षा प्राप्त कराने का और बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा और निःशक्ति यानी कमजोर होने पर लोक सहायता देने का प्रावधान है। ये लोक सहायता देगा राज्य। वो किस किस अवस्था में देगा? यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है, रोजगार नहीं प्राप्त है, वो बीमार है, वो बहुत वृद्ध है या बहुत कमजोर स्थिति में है, तो ऐसे में उसकी कोशिश रहेगी कि वो पब्लिक असिस्टेंस या लोक सहायता प्रोवाइड करा पाए। लेकिन ये जो रोजगार और शिक्षा प्राप्त कराने की दशा है, ये कुछ ही दशाओं में है, उस स्थिति में है जब राज्य असमर्थ है उन सभी को रोजगार प्रोवाइड कराने में, कुछ काम प्रोवाइड कराने में। तो ये प्रयास रहता है राज्य का कि वो उन लोगों को वह कुछ काम उपलब्ध करा पाए जिससे कि वो अपना रोजगार चला सके। अगला जो अनुच्छेद है वो है हमारा, देखिए, राज्य अपने यहाँ कार्य करने की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रबंध करेगा। कि न्याय संगत और मानवोचित, न्याय संगत मतलब सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए और मानवोचित का मतलब जो मानवीय परिस्थितियों के अनुकूल है, मानव की गरिमा के अनुकूल है और प्रसूति अवकाश उपलब्ध कराए। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 42 में कहा गया है। ये भी हमारा उद्देश्य है, एक कल्याणकारी राज्य हमारे देश में स्थापित हो और वो पूरे समाज में एक ऐसी व्यवस्था का प्रावधान करे, ऐसी व्यवस्था का जिक्र करे जिसमें सभी को सामाजिक और आर्थिक रूप से लोकतंत्र हासिल हो। इसी की व्यवस्था हमारे नीति निदेशक तत्वों में की गई है। और जो अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 43, ये कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान हो। देखिए, यहाँ पर भी ये जिक्र किया गया, इससे रिलेटेड प्रश्न भी आया हुआ है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन और संरक्षण दिया जाना चाहिए। निर्वाह के मायने भी ये होते हैं जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। इसका मतलब कहीं भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास वो हुनर है, जो ग्रामीण और लघु कुटीर उद्योगों में काम कर सकता है, वह कार्य कर सकता है, तो इसके लिए राज्य की ये जिम्मेदारी होगी, ये दायित्व होगा कि उनको वो प्रोत्साहन दे और उनको संरक्षण प्राप्त करे, संरक्षण प्रदान करे। ये उसकी जिम्मेदारी बनती है नीति निदेशक तत्वों के जरिए। इसके अलावा आर्टिकल 43 का ये भी हमारा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जो भी हमारे आर्टिकल बाद में जोड़े जाते हैं, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा इसमें का, ये सब हमारे बाद के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, जिसमें कहा गया कि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी भी होनी चाहिए। यानी श्रमिकों की भागीदारी का मतलब होता है कि उनकी राय को, उनके निर्णय को, उनके मत को और उनके हित को ध्यान में रखा जाना चाहिए और जो भी डिसीजन ले उसमें उनका हित दरकिनार ना रखे, उन श्रमिकों के हित को भी सामने रखा जाना चाहिए। तो आगे देखते हैं दोस्तों, बात अगली है वो है सहकारिता की और ये जो अनुच्छेद है वो है 43 ख, जिसमें कहा गया है कि राज्य सहकारी समितियों की स्थापना और संरक्षण को बढ़ावा देगा। इस सहकारी समितियों के लिए जो प्रोविजन किया गया है कि यहाँ पर इनको ना सिर्फ स्थापित करने में सरकार मदद कर रही है बल्कि इनको संरक्षण भी दिया जा रहा है। इनको संविधान में अब संवैधानिक मान्यता के रूप में भी इसको जोड़ा जा चुका है, इन सहकारी समितियों को। अगला जो आर्टिकल है वो बात करता है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता पर। देखो दोस्तों, बहुत बार विवाद होता है इस मुद्दे को लेकर कि समान नागरिक संहिता नहीं है। यहाँ पर सभी तरह के लोग जो किसी भी वर्ग में, धर्म में, जाति में, किसी में भी बटे हुए हों, उन सभी को एक कोड का पालन करना चाहिए, ऐसा राज्य का कर्तव्य सौंपा गया है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसी वजह हैं, ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे देश में हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बना हुआ है कि वो इस समान नागरिक संहिता को एक्सेप्ट नहीं करता है। कानून के जरिए इसको थोपना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि शुरुआत हमें इसको समाज से ही करनी होगी। इसलिए ये समाज के द्वारा अभी तक तो ये एक्सेप्टेबल नहीं किया गया है, इसलिए राज्य के द्वारा इसको फोर्सफुली लागू भी नहीं किया गया है। और इसका मायने है भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान संहिता हो, सभी नागरिक
चाहे वो किसी भी क्षेत्र वर्ग के हों, उनके लिए एक सिविल कोड होना चाहिए, आचरण के नियम एक जैसे होने चाहिए। और अभी तक एकमात्र राज्य हमारा गोवा है जिसने इन समान नागरिक संहिता को लागू किया है। चूंकि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, फोर्सेबल नहीं है, इसलिए ये राज्य के ऊपर ही छोड़ दिया गया है। आगे देखते हैं आर्टिकल 45। बहुत सारे प्यारे से बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे स्लाइड पर, और इन्हीं से रिलेटेड है हमारा अनुच्छेद 45, जो ये कहता है कि सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। इनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिल रही है, शायद ये इसलिए इतना खुश हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या नीति निदेशक तत्वों में ये 14 वर्ष तक की आयु का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं अब ये हमारे फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों में शामिल हो चुका है। अब हमारे लिए ये न्यायालय फोर्सफुली इसे लागू करवा सकता है। हर व्यक्ति का, हर बच्चे का ये मौलिक अधिकार बन चुका है, जो कि फंडामेंटल राइट है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। अब इसके स्थान पर रखा गया वो ये कि राज्य जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों का पालन पोषण करेगा। इसका मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, तब ये जो लक्ष्य था ये था हमारा कि बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएंगे 14 वर्ष तक की। लेकिन जब वो हमारा फंडामेंटल राइट बन गया इस संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, तो वो तो हमारा मौलिक अधिकार बन गया। और उसके बाद अब उसका अगला जो लक्ष्य होगा राज्य का वो होगा 0 से 6 साल या जन्म से 6 साल तक के बच्चों के पालन पोषण का दायित्व अब राज्य निभाएगा। और इसको हमने 86वें संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तित कीजिए। हाँ जी, आगे देखते हैं हम अपने प्रश्न को। निम्नांकित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था? पहला, पुरुष और स्त्री का समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता और कृषि और पशुपालन का संगठन। हाँ जी, देखिए ये है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, जिसको कि आर्टिकल 43 ख में अमेंडमेंट के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का निदेशक तत्व संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? देखिए अगेन इसी, बस भाषा में परिवर्तन है, लेकिन इसी प्रकार का ये प्रश्न पूछा गया है। और ये है उद्योगों में प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना या उनकी भागीदारी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, निशुल्क विधिक सहायता, पंचायती राज या फिर पर्यावरण संरक्षण। और ये सही जवाब है पंचायती राज। हालांकि ये आया हुआ प्रश्न है इसी रूप में, लेकिन पंचायत शब्द का यहाँ जिक्र किया गया है। पंचायती राज को जनरली हम त्रिस्तरीय पंचायती राज के ढांचे के रूप में समझते हैं, अदरवाइज इसका अर्थ यहाँ पर यही दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निदेशक तत्वों में शामिल है? समानता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, कानून के समक्ष बराबरी या समान कार्य के लिए समान वेतन। हाँ जी, ये कौन सा है? ये है समान कार्य के लिए समान वेतन। बाकी सब हमारे मौलिक अधिकार हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। समान न्याय और निशुल्क सहायता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? और ये है हमारा आर्टिकल 39 का। और इसके लिए हमारे देश में जो अथॉरिटी स्थापित की गई वो की गई नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो इस अनुच्छेद के तहत स्थापित की गई। हाँ जी दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? ये तो कुछ आए हुए प्रश्न थे। अब किस तरह के प्रश्न और बन सकते हैं, ये एक रिवीजन भी हम ले लेते हैं इन प्रश्नों के जरिए, क्योंकि इस वाले जो चैप्टर में हमारे नीति निदेशक तत्वों में हमारे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, क्योंकि हमें सारे अनुच्छेद याद रखने हैं कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है, क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति ऐसी होती है, इसलिए हम इसको बार बार रिवाइज करेंगे। तो पहला हमारा यही आर्टिकल था। कौन सा आर्टिकल होना चाहिए? वो है आर्टिकल 43 का, जिसका हमने अभी जिक्र किया था। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और यह है अनुच्छेद 44। एकमात्र राज्य जहां लागू किया गया वो है गोवा। कुटीर उद्योगों की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद है। हाँ जी, कुटीर उद्योग, और जिस पर हमने बात की थी वो है अनुच्छेद 43 में, जिसमें कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का भी प्रावधान किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इस प्रश्न का जवाब भी मैंने अभी दे दिया और वो है गोवा।
आगे जो प्रश्न है, राज्य सहकारी समितियों के गठन की व्यवस्था करेगा, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है सहकारी समितियों का, और यह है अनुच्छेद 43 ख, जिसको कि संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। अनुच्छेद 46 पर अब हम आते हैं। हमने जो जिक्र किया अभी तक, हमारे आर्टिकल्स मूल रूप से जो 36 से शुरू हुए थे, 36 से लेकर हमने 45 तक के संवैधानिक के वो प्रावधान पढ़े, जिसमें समाज में आर्थिक और सामाजिक डेमोक्रेसी को डेवलप करने के प्रोविजंस किए गए थे। अब हम और किसी वर्ग पर आते हैं, और वो वर्ग विशेष है हमारे जो वीकर सेक्शन, सो कॉल्ड तथाकथित रूप से समाज में जो कमजोर वर्ग कहे जाते हैं, उस वर्गों के लिए राज्य के लिए क्या कर्तव्य सौंपे गए हैं। पहला है अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के लिए है। दूसरी बात, ये उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो पहली बात, ये किसके लिए है? इस वर्ग के लिए। क्यों है? ताकि उनके शिक्षा के और अर्थव्यवस्था के हितों को प्रोत्साहन मिल सके, उन्हें अवसर मिल सके और उनकी अन्याय और शोषण से रक्षा कर सके। इसका मतलब आप देखिए, यहाँ पर उन्हें शैक्षणिक लोकतंत्र देने का, आर्थिक लोकतंत्र देने का और सामाजिक लोकतंत्र प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है इस अनुच्छेद के जरिए। अगला देखते हैं दोस्तों, वो है अनुच्छेद 47। देखिए, बड़ा ही भरापूर और पोषण से भरा हुआ अनुच्छेद है ये हमारा आर्टिकल 47, जो ये कहता है कि पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार का प्रयास राज्य करेगा। हर व्यक्ति के उसका लिविंग स्टैंडर्ड, उसका न्यूट्रिशंस भरपूर हो, उसके लिए कोशिश ये करेगा राज्य कि उनमें स्वास्थ्य में सुधार आए। और मादक द्रव्यों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। देखो, स्वास्थ्य में सुधार लाना एक बात है, इसके अलावा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले उन मादक द्रव्यों के सेवन पर भी प्रतिबंध लगाएगा, जो कि शरीर के स्वास्थ्य के लिहाज से, इनफैक्ट समाज के स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत हानिकारक है। लेकिन इनमें औषधि के अतिरिक्त उन पर प्रतिबंध की बात है, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको हम औषधियों में या मेडिसिन में, दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। तो उनके अलावा अन्य प्रयोगों पर यह प्रतिबंध लगाएगा सरकार या राज्य, जिसको हम कह रहे हैं। अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48, ये कहता है कि कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक और आधुनिक ढंग से संचालन किया जाएगा। कृषि और पशुपालन दोनों की बात की जा रही है। देखो दोस्तों, संविधान में मूल रूप से ही ये अनुच्छेद शामिल था 48, जिसमें अभी कोई संशोधन नहीं है, जिसमें स्वतः ही ये शामिल किया गया है कि वैज्ञानिक और आधुनिक ढंग से इनका संचालन किया जाएगा। और दुधारू पशुओं के वध का प्रतिषेध किया जाता है। इससे रिलेटेड प्रश्न भी आया है, चूंकि गाय जिसको जो कि दुधारू पशुओं में शामिल है, किस प्रकार से हत्या पर प्रतिषेध किया जाता है, वो अनुच्छेद 48 हमें ये कहता है कि उनका किसी भी प्रकार से वध नहीं किया जाएगा। हाँ जी, अब बात करते हैं 48 का की, जो ये कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। संरक्षण, प्रोटेक्ट करना, संवर्धन मतलब उसको बढ़ावा देना, उसको और एनरिच करना और समृद्ध करना, और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की जाएगी। इसको भी दोस्तों देखो, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया, जबकि पर्यावरण संतुलन, जैव विविधता हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनने लगी थी, ये संकट मंडराने लगे थे और आज भी मंडरा रहे हैं। तब इस अनुच्छेद को 48 क के रूप में शामिल किया गया कि हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण राज्य को करना चाहिए। हाँ जी, अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 49 49 की, जिसमें कुछ स्थल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे स्थल जो कि पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व के हैं। उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, जो ये कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए ऐतिहासिक स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण राज्य करेगा, उनको एक स्थान देगा, उनको एक, चूंकि वो राष्ट्रीय महत्व घोषित किए गए हैं, हमारी संपदा है, हमारी धरोहर है, तो उनको वो प्रोटेक्ट करेगा। ये जिम्मेदारी राज्य की बनती है। हाँ जी, आर्टिकल 50 क्या कहता है? देखो, ये हमारी कार्यपालिका, राष्ट्रपति भवन, इसके अलावा ये हमारी न्यायपालिका, जुडिशरी, इन दोनों के बीच में पृथक्करण है। कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग है, दोनों के कार्य अलग हैं, दोनों के बीच में सेपरेशन संविधान के द्वारा ही दिया गया है, और राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको स्थापित करे, इसको बनाए रखे, दोनों के बीच इस पृथक्करण को स्थापित करे। और आर्टिकल 51 जो नीति निर्देशक तत्वों का आखिरी अनुच्छेद है, वो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राज्य की जिम्मेदारी होगी कि जब वो दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करे तो वो संबंध सामरिक ही ना हो,
वो शांति को बढ़ावा देने वाले हों, अपने देश को भी प्रोटेक्ट करने वाले हों और दूसरे देश की सुरक्षा को या दूसरे देश की शांति व व्यवस्था को भी बनाए रखने के लिए हो। वो संबंध व्यापारिक हो, वो संबंध हमारे कल्चरल हो, शैक्षणिक संबंध हो, इस प्रकार के संबंधों को प्रोत्साहन देने की कोशिश राज्य करेगा। हाँ जी, अब हम उन प्रश्नों पर बात कर लेते हैं जो और हमारे छूट गए हैं, जो कि पहले प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में गौवध निषेध राज्य नीति के निदेशक तत्व का एक भाग है? इसका हमने जिक्र किया था दोस्तों, और यह है अनुच्छेद 48, जिसमें वैज्ञानिक ढंग से कृषि और पशुपालन को भी प्रमोट किया गया है। इसके साथ साथ दुधारू पशुओं की हत्या पर भी प्रतिषेध किया गया है, जिसकी बात हम इसमें कर रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख राज्य नीति के निदेशक तत्वों में नहीं हुआ है? इसका मतलब कोई ऐसा आर्टिकल, कैसा कोई ऐसा अनुच्छेद जिसमें किसी भी प्रकार के प्रावधान का जिक्र नहीं है, और वो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, नागरिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास या निशुल्क विधिक सहायता। हाँ जी दोस्तों, और सही जवाब है नागरिकों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात। देखो यहाँ पर दोनों के लिए ये बात कही गई है, लेकिन जो प्रश्न है, जो हमारा अनुच्छेद है, वो कर्मकारों की बात करता है, जिसमें कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहन देने की बात की गई है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास का प्रोविजन है हमारे कृषि में बात करें या पशुपालन में, और निशुल्क विधिक सहायता के रूप में हमारे नालसा का प्रोविजन दिया गया है। हाँ जी, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। दोस्तों बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न और अच्छा प्रश्न ये पूछा गया है। देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान, विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण का प्रावधान, समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रोविजन और बाल श्रम निषेध को दिया गया है। दोस्तों देखो, चारों ही अनुच्छेद या चारों ही जो प्रावधान है हमारे, वो हमारे संविधान में है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। प्रश्न है हमारा सामाजिक न्याय से संबंधित। अब देखो दोस्तों, सामाजिक न्याय में हम बात करते हैं समानता की। अब समानता की बात, अब चाहे वो लिंग आधारित भेदभाव हो, जैसे स्त्री और पुरुषों में, तो स्त्री और पुरुषों में वो भेदभाव ना हो, उसकी स्थापना के लिए कोशिश की गई है। ये देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, जिसका हमने जिक्र किया था। इसके अलावा ये भेदभाव है वर्ग आधारित, सो कॉल्ड समाज में तथाकथित रूप से उच्च वर्ग या निम्न वर्ग शामिल है, जिसमें हम अनुसूचित जाति और जनजाति को शामिल करते हैं। तो दोनों के लिए आरक्षण का प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। अब जो चौथी बात हमारी आती है, वो है बाल श्रम निषेध की। अब देखिए, अब चाहे पर यहाँ पर तो हमने समानता की बात करी, यहाँ पर जब हम बाल श्रम निषेध की बात करते हैं तो ये समानता से संबंधित नहीं है। देखो, सामाजिक न्याय तो ठीक है, लेकिन बच्चों को शोषण से मुक्ति देना, ये उसको समान लाने का प्रयास नहीं है। ये एक संरक्षण है, ये एक प्रोत्साहन है कि हमें अपने बच्चों के बचपन को बनाए रखना चाहिए। और ये जो बनाए रखने का प्रोविजन है, ये बच्चों को वो समानता लाने की कोशिश नहीं है। इनके जरिए तो समानता लाने की कोशिश की जा रही है कि सभी वर्गों में समानता हो, स्त्री और पुरुषों में समानता हो, लेकिन बच्चों के हितों का संरक्षण है ये। तो संविधान में ये प्रोविजन होते हुए भी इसका संबंध सामाजिक न्याय से नहीं है। बाल श्रम निषेध एक शोषण से सुरक्षा है, बच्चों के हितों की रक्षा है, उसकी कोशिश समानता स्थापित करना नहीं है। तो इस रूप से ये बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था। हमें देख के लग सकता है कि इसमें कौन सा हमारा सवाल का जवाब सही होगा, लेकिन हमारा सही जवाब इसमें देखिए बाल श्रम निषेध, ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों आगे देखते हैं हम। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? इस तरह के संभावित प्रश्न हो सकते हैं, और ये है राज्य के कर्तव्य में शामिल एक निदेशक तत्व। ये कर्तव्य पढ़कर अचानक से हम सही और गलत का फैसला ना कर ले, क्योंकि ये कर्तव्य नागरिकों के नहीं, ये हमारे राज्य के कर्तव्य है, नीति निदेशक तत्व। तो हमारा सही जवाब है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? देखो, कहीं डायरेक्ट रूप से ये शब्द विदेश नीति नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे अनुच्छेद 51 में ये जिक्र है कि ये कोशिश करेगा राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करने के लिए। और इसके लिए कोशिश क्या होती है? भारत दूसरे देशों के साथ अपनी वैदेशिक संबंधों को स्थापित करे। इसी से रिलेटेड ये प्रश्न था। संविधान के कौन से अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? सीधा सीधा फैक्चुअल प्रश्न है, और यह है आर्टिकल 50, जो कहता है कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है, दोनों के कार्य, दोनों की शक्तियां पृथक पृथक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निदेशक तत्व है? विधि के समक्ष समानता, धर्म की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता या समान नागरिक संहिता?
हाँ जी, ये है समान नागरिक संहिता। ये स्वतंत्रता जिसका वर्णन हम कर रहे हैं, ये सब हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल है, जबकि समान नागरिक संहिता जो है आर्टिकल 44 हमारा नीति निदेशक तत्व है। इनमें से कौन क्या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है? देखिए, विपरीत प्रश्न है पहले वाले से। समान नागरिक संहिता, काम का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन या सूचना का अधिकार। ऐसा लग रहा है सारे अधिकार हमारे लिए हैं, तो ये सारे ही राज्य के कर्तव्य होने चाहिए, जबकि सूचना का अधिकार हमें प्रोवाइड किया गया है, ये हमें संसदीय अधिकार के रूप में दिया गया सन 2005 में। ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं। हाँ जी दोस्तों, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। दो सूचियां हमारे सामने दे रखी हैं जिसमें हमने प्रोविजन किया है, एक में हमने अनुच्छेद को डाला है और कौन सा प्रोविजन इससे संबंधित है। देखिए, सबसे पहले हम आंसर देख लेते हैं। देखिए, सीधे ही आंसर इसमें मिले हुए हैं। आर्टिकल 40 जो हमें कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन होगा। 41 में कार्य प्राप्ति का अधिकार या रोजगार प्राप्ति का अधिकार। देखो दोस्तों, किसी भी भाषा में एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो काम प्राप्त करने का या रोजगार प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है और अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार से ये आर्टिकल थे। हाँ जी दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? कल्याणकारी राज्य के आदर्श की बात है, ऐसा कौन सा भाग है? और वो है भाग 4। देखिए, सही जवाब हमारा भाग 4 है, जिसमें नीति निदेशक तत्वों का जिक्र है, जिसका उद्देश्य ही हमारे देश को एक कल्याणकारी राज्य घोषित करना है। इसके लिए इतने सारे प्रोविजन हमारे संविधान में किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? बाद में जोड़े जाने का अर्थ है बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इसका शामिल किया गया, और यह है निशुल्क कानूनी सलाह, जो कि हमारे संविधान के 39A अनुच्छेद 39A में दिया हुआ है और जिसके तहत नालसा की स्थापना की गई थी। हाँ जी, अब हम बात करते हैं हमारी उस फंडामेंटल ड्यूटीज या नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों पर। दोस्तों, हमने इस भाग में दोनों प्रावधान पढ़ने हैं। हमने नीति निदेशक तत्व, जो कि हमारे संविधान में राज्यों को सौंपे गए कुछ कर्तव्य हैं, उनको पढ़ा। अब हम जानेंगे हमारे कर्तव्यों को। हमारे मतलब हम नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य हैं। राज्य के कर्तव्य हमने जाने और अब हम नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को पढ़ेंगे। हम बात करते हैं उन प्रश्नों से जहां से ये टॉपिक से रिलेटेड आए हुए हैं विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, जो ये डिसाइड करते हैं कि हमारा सिलेबस किस तरह से हमें पढ़ा जाना चाहिए, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। हाँ जी दोस्तों, पहला प्रश्न जो रीट लेवल 2 2011 में पूछा गया है, उसमें सीधा फैक्ट्स पूछा गया है कि हमारे मौलिक कर्तव्य संविधान में कहां हैं, और दूसरा प्रश्न भी इसी से ही रिलेटेड है। अगला जो प्रश्न है वो है, किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? इसका मतलब कहां शामिल के साथ किस समिति ने ये सिफारिश की थी, इसको हम पढ़ेंगे, इसका हम जवाब देंगे बाद में। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? देखो दोस्तों, किस तरह से मूल कर्तव्यों में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये कर्तव्य कहां शामिल हैं, किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया और कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आप देखिए, इसी तरह के कुछ फैक्चुअल प्रश्न हमारे 2011 में पूछे गए हैं। आगे देखें दोस्तों, ये देखिए 2019 में भी एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें कुछ फैक्ट्स हैं हमारे सामने। हालांकि जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि इससे रिलेटेड भी हमारे फैक्ट्स हैं जो हमें लर्न करने चाहिए। अब हम अपना शुरुआत करते हैं अपने मौलिक कर्तव्यों को, जो हमारे भारत के संविधान में हमें दिए हैं। किस भाग में दिए हैं? वो है भाग 4 का में और अनुच्छेद 51 का में। अब तक आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों कि यदि हम इसके बाद इस इसको हम 4A या 51A भी कह रहे हैं, लगाया गया है, तो इसके मायने ये है कि ये संविधान में मूल रूप से शामिल नहीं था। मौलिक अधिकार भाग 3, नीति निदेशक तत्व भाग 4 और मूल कर्तव्य भाग 4A या 4 का में जोड़े गए हैं, और इसके लिए अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 51A। अर्थात ये मूल रूप से सम्मिलित नहीं था, इसको हमने जोड़ा संविधान संशोधन के जरिए। अब वो संविधान संशोधन कौन सा था, किसने कहा था, इसको देखते हैं। और ये थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, जिसने ये सिफारिश की थी कि हमारे देश में मूल कर्तव्य को भी संविधान का एक भाग दिया जाना चाहिए, और ऐसा किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपने देखा होगा, हमने बहुत बार इसका जिक्र किया है। 42वां संविधान संशोधन ऐसा संशोधन है जिसके द्वारा न सिर्फ हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, नीति निदेशक तत्वों में बहुत बार परिवर्तन किया गया है, और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है
प्रियम्बल है, उद्देशिका जिसे हम कहते हैं, उसमें भी 3 शब्द इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, जो थे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये मूल जो ये संविधान संशोधन है ये बहुत विस्तृत है, इसके द्वारा हमारे संविधान में काफी सारे परिवर्तन किए गए। शुरुआत में इस संशोधन के जरिए हमने 10 मूल कर्तव्य जोड़े, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े, और उसके बाद 11वां मूल कर्तव्य हमने जोड़ा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। दोस्तों, ना सिर्फ आज ही की स्लाइड्स में, आज ही की क्लास में हमने इस 86वें संविधान संशोधन 2002 का बार बार जिक्र किया, इससे पहले भी किया है। एक्चुअली ये संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण भी है और हमें लग रहा होगा कि हमने इसे मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, कर्तव्यों में, सभी में शामिल किया है। तो थोड़ा सा हम इस संविधान संशोधन को देखें दोस्तों। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 है, क्योंकि इसके जरिए तीनों जगह परिवर्तन किए गए। सबसे पहले जो परिवर्तन हुआ वो मूल अधिकार में हुआ, अनुच्छेद 21A, क्योंकि हम एक साथ लर्न करें, कंपैरिजन करके लर्न करेंगे तो हम आराम से याद भी रख सकते हैं। इस संविधान संशोधन के द्वारा हमने नागरिकों को एक और मूल अधिकार दिया, वो दिया निशुल्क शिक्षा का अधिकार, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, और नया आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 21A या 21 का। इसी के जरिए हमने नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन किया, संशोधन किया। अनुच्छेद 45 में ये संशोधन किया, जिसका भी हमने जिक्र किया था। जहां पहले 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे लिखा था, वहां अब कहा गया कि राज्य ये कोशिश करेगा कि वो जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों के भरण पोषण का प्रबंध करेगा। और अगला जो है वो मूल कर्तव्य में परिवर्तन किया गया, जिसमें 51 का में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और ये 11वां कर्तव्य जो जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है माता पिता और संरक्षकों के लिए। उनको ये कहा गया है कि आप अपने बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को ये उपलब्ध कराएं और राज्य से ये अधिकार प्राप्त करें। तो इस प्रकार एक संविधान संशोधन के द्वारा सभी में ये परिवर्तन किया गया है। दोस्तों, ये मूल बात है। आगे देखते हैं हम। हाँ जी, देखिए बहुत खूबसूरत सा स्लाइड जिस पर हमारा तिरंगा लहराता हुआ, और इसमें शामिल है हमारा पहला मौलिक कर्तव्य, वो है संविधान का पालन हम करेंगे और उसका सम्मान हम करेंगे। देखो, सबसे पहला जो दर्जा कर्तव्य के रूप में दिया गया है वो हमारे संविधान को दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति का ये मूल कर्तव्य है कि वो अपने संविधान का पालन करे, उसके अनुसार ही काम करे और उसका सम्मान करे। दूसरा जो कर्तव्य है वो है कि राष्ट्रीय आंदोलन, चूंकि हम सब जानते हैं एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन मूवमेंट हुआ और हम आजाद हुए, लंबे संघर्ष के बाद आजाद हुए, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उन आदर्शों का सम्मान करें, उन महापुरुषों का, उन घटनाओं का, उन तथ्यों का, उन स्थानों का, सभी जो भी आदर्श हमारे राष्ट्रीय रूप में जुड़े हुए हैं, आंदोलन के रूप में जुड़े रहे, उनका हम सम्मान करें। जो तीसरी बात आती है वो है देश की, वो है संप्रभुता, एकता और अखंडता की हम रक्षा करें। हमारा देश संप्रभु है। संप्रभु मतलब किसी भी और देश का वर्चस्व यहाँ नहीं है, वो अपने आप में सवरन है। देश की जनता संप्रभु है, वो एक है, विविध होते हुए भी, विभिन्न भाषाएं, कल्चर, बोली, बहुत सारी अनेक चीजें होते हुए भी, धर्म, वर्ग होते हुए भी हमारा देश एक है। हम उसकी एकता को बनाए रखें और उसकी इस इंटीग्रिटी, अखंडता की भी सुरक्षा करें। किसी भी राज्य को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है, चाहे उस अपने राज्य का कल्चर दूसरे राज्य से डिफर क्यों नहीं है, तो भी वो एक अखंड है। तीसरा जो कर्तव्य है वो है देश की रक्षा करने का और देश की सेवा करने का। ये मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। देखो, हमने अपने मौलिक कर्तव्य के रूप में जो शामिल किया, हमने अपने संविधान और देश में सर्वोपरि रखा है, क्योंकि हम नागरिक के रूप में हमें ये मौलिक कर्तव्य प्राप्त हुए दोस्तों। तो देश में जब हम नागरिकता की बात कर रहे हैं तो ऐसे में सबसे पहला जो फर्ज हमारा बनता है वो देश के प्रति बनता है। और अगला जो है समरसता और भ्रातृत्व यानी भाईचारा, बंधुत्व की भावना का विकास करें। हम सोसाइटी में भी सारे लोग, चूंकि हम देश के एक नागरिक हैं, उसके अलावा देश जो है हमारा समाज है, और उस समाज में हम सभी लोगों के मध्य एक अच्छे सौहार्दपूर्ण मधुर संबंध होने चाहिए। कहीं कोई भेदभाव, चूंकि सो कॉल्ड बहुत सारा भेदभाव है, तो वो भेदभाव की भावना हम डेवलप करने में कोई मदद ना करें, ना ही उसको फैलाएं, और हमारे बीच एक अच्छे रिलेशन हो। अगली जो बात है वो है गौरवपूर्ण संस्कृति का परिरक्षण। हम जानते हैं हमारा देश बहुत ही गौरवशाली परंपराओं से बना हुआ है, बहुत सारे अतीत की इसमें स्मृतियां हैं, तो हम उनका संरक्षण करें, उस कल्चर को मेंटेन करके रखें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। और इसके बाद है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। हम प्रकृति को भी बनाए रखें, उसका
संरक्षण करें और संवर्धन करें। देखो दोस्तों, ये दोनों मौलिक कर्तव्य चाहे वो राज्य के लिए हो तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी जोड़ा गया और ये हमारा कर्तव्य भी बनता है और हमारे मौलिक कर्तव्यों के रूप में भी इसे शामिल किया गया है, क्योंकि हम प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानववाद का विकास किया जाना चाहिए। ये व्यक्ति का मूल कर्तव्य बनता है कि वह अपने हर क्षेत्र में उसको वैज्ञानिक तरीके से उसे डेवलप करे और मानववाद भी शब्द इसमें जोड़ा गया है, ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखे। यहाँ वैज्ञानिकता का मतलब ये नहीं है कि हम इतना आधुनिकीकृत, इतना मशीनीकृत हो जाए कि हम मानवीयता की उपेक्षा करें, उसको शोषित करें, उसको परे रख के हम इस वैज्ञानिकता का विकास करें। दोनों के बीच में एक बैलेंस वे होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए, लेकिन हम मानवीयता को भी उपेक्षित ना करें। लक्ष्य हमारा मानवीयता होनी चाहिए, मानववाद होना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूरी बनाए रखें। सार्वजनिक संपत्ति चूंकि आपकी मेरी सभी की संपत्ति है, ये हमारी, तो उसकी हम रक्षा करें, उसको कहीं पर भी हम उसको नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन बहुत बार आप देखते होंगे हिंसा से दूरी बनाए रखें। हिंसा के दरमियान सबसे पहला जो हम पहुंचाते हैं हानि, वो सार्वजनिक संपत्ति को ही पहुंचाते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि वो संपत्ति जो है वो हमारी अपनी संपत्ति है, हमारी खुद की है। हाँ जी, लेकिन ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसा ना करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि में उत्कृष्टता स्थापित करें। देखिए, किसी प्रकार की भी हमारी गतिविधि हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, हमारी सामाजिक गतिविधि हो, उसमें हम व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहे हो या फिर पूरी सोसाइटी सामूहिक रूप से गतिविधियां कर रहे हो, कोशिश ये होनी चाहिए कि वो उत्कृष्ट तरीके से हो और इस तरीके से हो कि वो ना सिर्फ हमारे प्रोग्रेस के लिए भी अच्छी हो, बल्कि देश के, समाज के प्रोग्रेस के लिए भी अच्छी हो, उसके संवर्धन के लिए हो। तभी यहाँ पर उत्कृष्टता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उत्कृष्टता का मतलब दोनों प्रकार की गतिविधियों में समाज, देश और व्यक्तिगत हित होना चाहिए, उसका संवर्धन होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और जो अगला जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य, जिसको हमने जोड़ा बाद में संविधान संशोधन के द्वारा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर दिया जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी बनती है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों को यहाँ पर शिक्षा उपलब्ध कराएं, चूंकि ये उनका मौलिक अधिकार है, बच्चों का मौलिक अधिकार, और इन बच्चों के मौलिक अधिकारों को उपलब्ध करवाने की जो जिम्मेदारी है ये सौंपी गई है उनके माता पिता या गार्जियन संरक्षक को। तो इस प्रकार से हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए हैं। हाँ जी, अब हमारे प्रश्नों पर हम बात कर लें, किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? हाँ जी, सीधा सीधा फैक्चुअल प्रश्न है, 1976 में, और ये संविधान संशोधन था 42वां। भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे शामिल है, बिल्कुल शामिल है, और ये है हमारे अनुच्छेद 51 का में। ना सिर्फ ये प्राकृतिक पर्यावरण, अपितु सारे ही हमारे मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में हैं। तो कहीं पर भी ये प्रश्न इस तरह का आ जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जहां भी प्रश्न मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है उसका सीधा आंसर हमारा आर्टिकल 51 का होता है, क्योंकि सारे मौलिक कर्तव्य हमारे आर्टिकल 51 का या 51A में दे रखे हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? हाँ जी, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और ये संविधान संशोधन था हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 का। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए हैं? हाँ जी, ये भाग भी चूंकि संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और ये है भाग 4A में जोड़े गए हैं। 4A या 4 का, देखिए किसी भी रूप में आ सकता है, आप हमेशा ऐसे ही याद रखें, ए भी याद रखें और का भी याद रखें। नागरिकों के लिए 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? और ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। जी, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य प्रेरित है। जी हाँ, इस पर हमने कोई बात नहीं की थी, लेकिन इस तरह का प्रश्न आ भी सकता है और ये हमें पता होना चाहिए। और ये है रशिया या यूएसएसआर, जहां से हमने ये मौलिक कर्तव्य की प्रेरणा ली है। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो यूएसएसआर या रशिया से हमने प्रेरित हुए हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? ये सीक्वेंस पूछा गया है। देखो दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा इस बात पर कि हमने सारे 11 मौलिक कर्तव्यों को क्रमवार लिखा है, नंबरिंग के साथ 1 2 3 4 5, और साथ में उनका सीक्वेंस भी है। क्योंकि संविधान में इसको इस रूप में दिया गया है, तो ये भी हमें याद करने चाहिए कि किस सीक्वेंस में है। पहले हमने स्थान दिया है संविधान को, उसके बाद हमने देश को, फिर हम समाज में अपनी बात आते हैं। इस तरह से ये क्रम बना हुआ है, और ये है हमारा तीसरे स्थान पर। हाँ जी,
अगला जो प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन के जो 10 आधार आदेश हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? 10 आधार आदेश यानी आदेश दिए गए हैं संविधान के द्वारा राज्य को, और ये है हमारे मूल कर्तव्य। अब ये किसे है? राज्य, और राज्य इनको पूरा करवाएगा। किसको कर्तव्य सौंपा गया? हम लोगों को मौलिक कर्तव्य के रूप में ये शामिल किया गया है, तो ये मूल कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी गौरवशाली संस्कृति का संरक्षण, बच्चों के लिए मुफ्त या निशुल्क अनिवार्य शिक्षा, या धार्मिक स्वतंत्रता। और ये है हमारी गौरवशाली संस्कृति का संरक्षण। आप देखो, ये नीति निदेशक तत्व है, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ये फंडामेंटल राइट मूल अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता भी मूल अधिकारों में शामिल है। अब देखते हैं वो प्रश्न जो पूछे गए थे। भारतीय संविधान भाग 4A या 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? हाँ जी, और ये कर्तव्यों की संख्या है यहाँ पर 11, टोटल 11 संविधान संशोधन के पश्चात। हाँ जी, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में किस अनुच्छेद में समाहित है? 51 का, 42, 50 का या 52 में, और ये है हमारा 51A या का में। हाँ जी, अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? ये कौन सी समिति थी जिससे सबसे पहले हमने अपनी बात शुरू की थी? ये थी हमारी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिन्होंने कहा था कि कर्तव्यों को शामिल किया जाना चाहिए संविधान में। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है या समाहित किया गया है? और ये है भाग 4A। देखो दोस्तों, लगभग हर बार ये प्रश्न इस तरह से रिपीट हो रहे हैं कि ये संविधान संशोधन कब हुआ, किस समिति की सिफारिश पर हुआ और किस भाग में ये शामिल है। हाँ जी, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? वो है आर्टिकल 51A। और किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं? और ये था हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। हाँ जी, ये हमारा अंतिम प्रश्न है जो आया हुआ है। भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यानी कोई एक फैक्ट ऐसा है जो इसमें गलत दे रखा है। पहला, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। हाँ जी, ये तो बिल्कुल राइट लग रहा है, क्योंकि बहुत बार हम इसको प्रश्न आंसर के रूप में भी पढ़ चुके हैं। 42वां संविधान संशोधन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 क में किया गया है, 51 का या 51A में किया गया है। ओके, भारत के नागरिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद एवं ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। ये शब्द भी कहीं ना कहीं जिक्र में पढ़ते हुए लग रहे हैं। भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। देखिए, भाग 4 कुछ अधूरा है इसमें, भाग 4 नहीं, ये 4A है। तो इस रूप में हमारा ये फैक्ट एक तरह से गलत है, क्योंकि ये 4 नहीं, 4 हमारा 4A या 4 का है, जिसको कि हमने संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था। इस प्रकार से प्रश्न आपके मौलिक कर्तव्यों के बारे में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है हमारे लिए, नीति निदेशक तत्व और हमारे मौलिक कर्तव्य, जिससे रिलेटेड प्रश्न बनते आ रहे हैं। आगे भी हम और डिटेल में संविधान के अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे पोर्शन हैं जिसे हमने अभी पढ़ना है। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम जल्दी फिर से मिलेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।